चलो अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? डेप्रीसिएशन है, ठीक है। डेप्रीसिएशन के लिए एक जो मैं सबसे पहले बात बताऊंगा, हम बोलेंगे अकाउंट कौन सा है मैडम, ये बताओ। बहुत सही जवाब, आपने कहा कि भैया ये है आपके पास नॉमिनल अकाउंट। और दूसरा मैं इसको एक और चीज़ बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। याद रखना, लॉस नहीं है, क्या बोलूँगा मैं इसको? नॉन कैश एक्सपेंस बोलूँगा। थोड़ा सा थ्योरी करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन एवरी बिजनेस देयर आर द सर्टेन असेट्स ऑफ अ फिक्स्ड नेचर। इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात करा, असेट्स ऑफ फिक्स्ड नेचर दैट आर नीडेड फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। सम एग्जाम्पल ऑफ सच असेट्स आर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एट्सेट्रा, ठीक है। These assets have definite span of life after the expiry of which the assets will lose their usefulness for the business operations। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझना कि जो इनकी जो लाइफ है वो कैसी है? डेफिनेट है, ठीक है। उसके बाद बोले फॉल इन द वैल्यू एंड द यूटिलिटी ऑफ सच असेट्स ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज डेप्रीसिएशन। सिंपल। इनकी वैल्यू क्या हो रही है भैया? कम हो रही है। यूटिलिटी क्या हो रही है? इनकी कम हो रही है, क्योंकि हम इनका क्या करें? कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो। एक्सपायरी ऑफ टाइम जैसे जैसे होता रहेगा तो क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज डिप्रिसिएशन। कुछ हम डेफिनेशन है इसमें से आपको देखनी है, जो भी आपको देखना होगा। बस के फीचर्स में बात करता हूँ। सबसे पहला वाला फीचर्स क्या बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स एक्सेप्ट लैंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। सच फॉल इज अ परमानेंट नेचर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वंस द वैल्यू ऑफ assets is reduced due to the depreciation, it cannot be restored to its original cost। फिर थर्ड वाले में बोल रही कि डिप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ असेट्स विल डिक्लाइन ईदर बाय कांस्टेंट यूज और ऑब्सोलेंसेस ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया कुछ इस तरीके से। Depreciation is not a process of valuation of assets but process of allocation of cost of assets to its effective life of span of life। फोर्थ वाला पॉइंट हमको क्या बता रहा है कि डिप्रिसिएशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। हम किसी असेट्स के वैल्यूएशन नहीं कर रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात क्या 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 कह रहा हूँ कि मेरे पास मेरा फिक्स्ड असेट्स हैं जिससे मैं पढ़ाऊँगा, तो ये इसकी एक लाइफ रहेगी। मान लो 5 साल 6 साल बाद, तो 5 से 6 साल बाद मुझको इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए मुझको फिर से पैसे चाहिए रहेंगे, तो मैं क्या करूँगा? हर महीने मुझको अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। जितनी इसकी वैल्यू कम होती रहेगी उतना मुझको क्या बना के चलना पड़ेगा? प्रोविज़न बना के चलना पड़ेगा, ताकि मैं अपना नया असेट्स कल के दिन परचेज कर पाऊँ, ठीक है। इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड नॉट द मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा? क्या मुझे अब ये मेरे लिए क्या असेट है, क्या मुझे इसकी मार्केट वैल्यू से कोई मतलब है? नहीं, मैं तो सिर्फ इसकी बुक वैल्यू को ही कम कर सकता हूँ, ठीक है। द टर्म डिप्रिसिएशन इज यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। क्या होते हैं टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स? जो ये चीज को मतलब छू सकते विच वी सी एंड टच, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब इसी में ही क्या लगता है? डिप्रिसिएशन लगता है। द टर्म इज नॉट यूज फॉर द वेस्टिंग असेट्स सच एज द माइंस, ऑयल वेल्स एटसेट्रा। इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग असेट्स बोलते हैं। जैसे कि माइंस वगैरह हो गई, तेल के कुएं वगैरह हो गए, वहाँ पर डेप्रिसिएशन टर्म का इस्तेमाल नहीं होता। और अभी मैंने बताया क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। समझ में आ गया? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि भैया जो डेप्रिसिएशन है वो आपके पास एक नॉन कैश एक्सपेंस है। फिर दूसरा है ये होमवर्क में कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मैं इसको होमवर्क लिख देता हूँ, अगर देखो खुद से समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो मैं कल इसको मैं फिर खुद करवाऊँगा, ठीक है। आपको क्या करना है? ये कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन खुद पढ़ना है। बाय कांस्टेंट यूज, एक्सपायरी ऑफ टाइम, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। जैसे ये लीगल राइट्स वाला है, लीगल राइट्स में क्या लिखा हुआ कि देयर आर सर्टेन असेट्स व्हिच हैव अ डेफिनाइट स्पैन ऑफ अ लाइफ सच एज अ लीज। लीज पता है क्या होता है? लीज मतलब होता है लॉन्ग टर्म रेंट। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी ली 10 साल के लिए, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? लीज बोलूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ लीज हैज़ बीन obtained for 20 years for 5 lakh, it will be lose 1/20 of 20, that is 25,000 of its value each year whether utilized or not। समझ में आई? जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, और कितने रुपए पे करे? 5 लाख रुपए पे करे। तो आप क्या कर दोगे? इस 5 लाख को डिवाइड कर दोगे किससे? 20 से। तो आपको आप ये बोलोगे कि मैं हर साल 25,000 की
वैल्यू क्या कर रही हो, यूज़ कर रही हो। इसका मतलब इतना क्या हो रहा है, हर एक साल डेप्रिशिएट हो रहा है। और एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, मतलब 20 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स हो गए। क्लियर। इसी सेम तरीके से ऑब्सोलेंसेस में क्या होता है, क्वाइट ऑफन ड्यू टू द न्यू इन्वेंशन एंड इम्प्रूव टेक्निक्स द ओल्ड असेट्स बिकम ऑब्सोलेट। समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि आज के टाइम पर जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह से पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जैसे स्मार्ट बोर्ड तो चलो छोड़ो, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो एक टाइम वो था कि जहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड में करते थे, चौक वगैरह का यूज़ करते थे। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो मार्कर और बोर्ड से आ गया। अब फिर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हम डिजिटल बोर्ड्स में आ गए। तो इसके वजह से क्या रहेगा, जो पुराना वाला ओल्ड असेट्स रहेगा ऑब्सोलेट हो जाएगा। एंड मैनी हैव टू बी द डिस्कार्डेड इवन इफ दे कैन बी पुट टू यूज फिजिकली। एक्सीडेंट से हो सकता है। डिप्लेशन का क्या मतलब है, डिप्लेशन इन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग। ये एक्सीडेंट समझ पा रहे हो ना। वेस्टिंग असेट्स क्या बताया था, माइंस, ऑयल वेल्स। तो यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करें, डिप्लेशन वर्ड यूज़ करते, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ नहीं करते। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल। तो दो द फ्लैक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। क्या हम उसकी मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, हम तो सिर्फ बुक वैल्यू को ही रिकॉर्ड करके चलते हैं। बिकॉज सच असेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल बट फॉर द यूज इन द बिजनेस। ठीक है। समटाइम्स द फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन फिक्स्ड assets is treated as depreciation such as a permanent fall in the value of investment। फिर से ध्यान से यहाँ पर समझना, दो द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज सच assets are not meant for resale but for a use in the business। Sometimes the fall in the value of a certain fixed assets is treated as depreciation such as a permanent fall in the value of investments। क्लियर हुआ। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ये आपको खुद पढ़ना है। डिप्लेशंस मैंने बता दिया, जैसे कि ऑयल वेल्स हो गया, ठीक है, माइंस वगैरह, वहाँ पर हम डिप्लेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डिप्रिसिएशन के लिए मैंने बता दिया, जो टेंजेबल असेट्स होते हैं उसके लिए हम डिप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं। अमोर्टाइजेशन सुना हुआ पहले वर्ड, अमोर्टाइजेशन जो हम इंटेंजिबल के लिए इस्तेमाल, ज़्यादा देर तक मत देखो फिल्मों पे। अमोर्टाइजेशन हम वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इंटेंजिबल असेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ट्रेड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स वगैरह हो गया, उनकी वैल्यू कम होती है तो अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। एक नया वर्ड यहाँ पर आ रहा है, ये पढ़ के देखते हैं, डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन ये क्या होता है, व्हेन अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज रिटर्न टू द लैंड होल्डर landlord after the expiry of lease period, the landlord usually demands that a property should be in at a good condition as it was when it was given on a lease। समझ में आ रहा। dilapidation is the amount that may be needed to put the assets in the original condition। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी है वो किसी को लीज पर दे रखी है, एक सही तरीके से दी होगी, कल के दिन लीज कंप्लीट हो जाएगी, वो आपको वो प्रॉपर्टी वापस कर देंगे, तो आप बोलोगे भैया उसी कंडीशन में, तो जिस कंडीशन में हमने आपको ये दी थी। ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसका जो खर्चा आएगा वो क्या हो जाएगा, डिलैपिडेशन, सामने वाले पे जो आएगा। तो लीज होल्डर्स ऑफन सेट aside some amount of each year to provide dilapidations। The amount of a dilapidation is added to the cost of the lease property and the depreciation is provided on the total cost thus arrived at। इस मेन हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन ही समझना है। डिप्लेशन से माइंस को समझ लेना, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल एटसेट्रा। ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या है। तो लिखा हुआ, इट मीन्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द असेट्स इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन एंड इम्प्रूव्ड लेस स्क्रैप वैल्यू। अभी सपोज करते हैं हमने एक वॉशिंग मशीन ली, सपोज करो, तो मैंने क्या करा, 30,000 रुपये की वॉशिंग मशीन ली। सामने वाला व्यक्ति आया है मेरे घर पे और मान लेते उसने कि जहाँ से शॉप थी, शॉप से लेके जो घर तक आया उन्होंने 1,000 रुपये मुझसे कैरेज के ले लिए। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उस वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करने के लिए 2,000 रुपये और ले लिए। समझ में आया। तो आपने मुझसे पूछा कि भैया तुमको वॉशिंग मशीन कितने की पड़ी, तो मैं बोलूँगा 33,000 रुपीज़ की। तो यही वाली बात यहाँ पर ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ, जो भी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी असेट्स की, इंक्लूडिंग, उसमें मैं क्या करूँगा, एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ऑन इट्स एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स, और लेस में क्या कर दूंगा, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप मतलब क्या होता है, खराब नहीं, कबाड़। स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कबाड़ की वैल्यू, मतलब कबाड़ की वैल्यू क्या होता है, मानो आपके यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर था, आपने मुझे कहा कि भैया ये फर्नीचर माना 20 साल पुराना है, आप उसको बेचने गए तो भी आपको कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू मिलेगी, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू।
स्क्रैप वैल्यू को हमको माइनस करना पड़ता है। अभी हम क्वेश्चन में इसको देखेंगे। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट इज एलोकेटेड ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स। इसको हम समझते हैं, ये आपको खुद पढ़ना है। पढ़ पाओगे इसको? इसको भी मैं होमवर्क में डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अगर ये पढ़ के समझ में आया ठीक है, नहीं तो मैं खुद इसको समझाऊंगा। कंपोनेंट अकाउंटिंग, मैं सीधा पहुंच रहा हूँ यहाँ पर। आज की क्लास का जो मेन है वो है भैया मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग और एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन। वेरियस मेथड हैव बीन devised for providing depreciation. Different methods are suitable for the different assets depending upon the nature and types of the assets. These are methods. एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड, हमारे सिलेबस में यही दोनों है ना, ठीक है? एक हो जाएगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, दूसरा हो जाएगा डिमनाइजिंग बैलेंस। और भी मेथड होते हैं, एन्यूटी, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीन आर रेट मेथड। हमारे सिलेबस में दो हैं, इनकी चर्चा करेंगे। अब हमारी मेन क्लास स्टार्ट होती है, यहाँ से आपको अपने नोट्स बनाने भी स्टार्ट करने हैं। पहला क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा है? ठीक है, इसमें लिखा हुआ दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये नाम आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, वही है। बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स। इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड परसेंटेज से चार्ज होगा, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगी असेट्स की। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कहा कि मैंने क्या करा, एक मशीनरी परचेज करी। एग्जाम्पल पे मैंने कहा कि मैंने क्या करा, एक मशीनरी परचेज करी। मैंने एक मशीनरी परचेज करी, मान लो 5 लाख रुपए की, और मैं इसमें डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ मान लो 10% का। तो हर एक साल इसमें डेप्रिसिएशन 50,000, फिर 50,000, फिर 50,000 एंड सो ऑन लगता रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये मेथड क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपके पास दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स। नोट्स बनाते हुए ध्यान रखना इन चीज़ का। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमेशा क्या रहेगा? वो बराबर ही रहने वाला है। जैसे मेरे केस में क्या है, 50,000 एंड सो ऑन ईयर। एंड सच अ मेथड इज ऑल्सो नोन एज, एक और नाम आ गया, 3 नाम आ गए इसके। तीसरा नाम कौन सा आ गया? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। कितने नाम हो गए टोटल? 4 नाम हो गए। एक तो कौन सा था? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसके बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो नोट्स पर बनाते हुए चारों को स्लैश 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 करके लिख देना, ठीक है? अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मैंने क्या बताया? जो कबाड़ का भाव होता है, वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, एंड देन बाय डिवाइडिंग द रिमेनिंग बैलेंस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। द डेप्रिसिएशन सो कैलकुलेटेड एंड चार्ज एनुअली विल रिड्यूस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स टू 0। हो सकता है? बिल्कुल 0 तक पहुंच सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास यहाँ पर असेट्स था, कितना था? 5 लाख रुपए का था। अगर मैं हर एक साल 50,000 करके माइनस करता हुआ चलता रहूँगा तो एक टाइम आ जाएगा हम 0 में पहुँच जाएंगे। अब हमको जो समझना है, इसको फॉर्मूला समझना। कौन सा फॉर्मूला है? साल भर का डेप्रिसिएशन निकालने की बात करें, बोले जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस करेंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। देखो स्क्रैप वैल्यू हमेशा कम मिलती है मुझको जब वो टाइम बीत जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रहा है एस्टिमेटेड, क्या लगभग इतना तो मिल ही जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि किसी भी असेट्स की वैल्यू 0 नहीं होती। मान लो ये आपने कहा कि भैया टेबल है, ये हम पिछले 10 साल से इस्तेमाल करें, 20 साल से इस्तेमाल करें, आज आप इसको बेचने भी जाओगे तो भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वो मुझको माइनस करना पड़ेगा। और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट समझ रहे हो? जैसे कि सपोज करो मैंने वॉशिंग मशीन पर परचेज करी, दुकानदार ने कहा कि भैया इसकी जो मोटर है 20 साल तक कहीं नहीं जाती, तो उसने एस्टिमेटेड उसकी लाइफ मुझको बता दी। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है? इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स कितनी है? 1 लाख रुपए है, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ का भाव, इसके लिए एक और वर्ड आता है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। कौन सी? रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, बची हुई वैल्यू इज लाइकली टू बी 15,000। खरीदी कितने की मैंने? 1 लाख रुपए की, बाद में मुझे उसमें 15,000 रुपये मिल सकते हैं। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10,000 और 10 ईयर्स है। तो डेप्रिसिएशन में किस तरीके से निकाल दूंगा? 1 लाख माइनस 15,000 अपॉन 10, 8,500 एवरी ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या निकाला मैंने? एनुअल डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? इसके मेरिट्स आपके पास होमवर्क में, ये आपके पास होमवर्क में, इसको पढ़ लेना एक बार, सिर्फ रीड करने।
डीमेरिट्स भी आपको रीड करने हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर मैं आता हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे तो फॉलोइंग एंट्रीज आर पास। सबसे पहले जब हम परचेज करते हैं, रूल्स के साथ करना होगा। परचेज करेंगे तो क्या लगेगा असेट्स में, ए प्लस असेट्स बढ़ेगा। तो बैंक में यहाँ पे ए माइनस का रूल, उधार में खरीदूंगा तो वेंडर में एल प्लस का रूल। वेंडर मतलब वो व्यक्ति जिससे मैंने परचेज करा है। डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो एन माइनस का रूल लगता है, असेट्स की वैल्यू से कम हो जाएगी। और जो अगर रियलाइज्ड हुआ, रियलाइज मतलब अमाउंट रियलाइज ऑन द सेल, अगर मैंने बेचा तो बेचने पे मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, असेट्स मेरे पास से कम हो जाएगा। क्लियर हो रही है। अगर मेरे पास लॉस हुआ तो लॉस में नॉमिनल कहाँ पर आता है, एन माइनस का रूल यहाँ पर लग जाएगा, असेट्स की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। और प्रॉफिट हुआ, असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तभी तो। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एन प्लस गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। एक और एंट्री यहाँ पर नहीं है, वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री। वो कौन सी हो जाएगी, क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी। काहे की क्लोजिंग एंट्री। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है डेप्रिसिएशन DR2 असेट्स, साल के अंत में मैं एक और एंट्री लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, लो इतने फटाफट से नोट्स बनाओ, तब मैं उसके बाद आगे